सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राष्ट्री जी आपको नमस्कार, मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार। मेरा नमस्कार यानी राजश्री का नमस्कार, और ममता आपको और मंदाकिनी आपको भी। तो मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें हमारी सखियां और सखा लोग, और ममता जी और राज जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ राष्ट्री जी के लिए खास है। अच्छा। तो राष्ट्री जी के लिए खास है, ये बात हम राज रहने देते हैं। हम उनसे नहीं पूछेंगे, ना ही उनसे कुछ कहलवाएंगे, ना ही बताएंगे श्रोताओं को। हाँ, लेकिन एक बात बताइए ममता जी, जब बचपन में हम सखियां मिला करती थी, जब हमारी क्लासेस में होती थी, तो हम एक कलर करा करते थे कि इस कलर के कपड़े आज पहन कर आएंगे। तो आज हम तीनों ने ये ग्रीन कलर के कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ, सही बात है। ये तो अलग सा सवाल हो गया। और जब सखियां मिलते थे एक साथ तो बहुत सारे सवाल करते थे एक दूसरे से, और एक दूसरे से पहेलियां बुझाते थे। और जब तीन सहेलियां जुटती हैं तो फिर बहुत सारी गपशप होती है। जी बिल्कुल तो होती है। अब राष्ट्री जी लेकिन चुपचाप बैठी हैं, तो हम जरा इनसे पूछे कि ये चुप क्यों बैठी हैं, क्या सोच रही हैं? बिल्कुल चुप नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हारे चुप होने का इंतजार कर रही थी कि अपने श्रोताओं को बता दे। अगर देखो हम सब बोलने लगेंगे तो सुनेगा कौन, है ना, हमारे श्रोताओं के अलावा। तो सबसे पहले तो आज का जो विषय है वो हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर लें। आप जानते तो हैं ही फेसबुक के जरिए, लेकिन फिर भी परेशानियों से बच सकते हैं जागरूकता और सतर्क रहकर। हाँ, जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, सीधी सी बात है। और याद करिए कि दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड और तोहफे भेजने की जो यादें थी वो ताजा करनी है। तो भाई हम सब ने अपने अपने तय ग्रीटिंग कार्ड का जमाना तो जिया है। अब जिसने नहीं जिया है वो क्या बताएगा। तो हम श्रोताओं से भी चाहते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड, विचार लें। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, भेजते थे, तो वो हम तक पहुंचाएं। और राष्ट्री जी तो ग्रीटिंग कार्ड अभी भी भेजा करती हैं। अच्छा, क्या बात है। भाई मुझे वो शौक अब भी है। अब ग्रीटिंग कार्ड्स आज भी मिलते तो हैं, लेकिन उसका मजा ही कुछ और होता है। अगर आप बस फोन में एक डिजिटल कार्ड भेज दिए और उसको फॉरवर्ड ऑल कर दिया तो सबको एक बार मिल गया। लेकिन वो जो एक पर्सनल टच होता है ना ममता, वो नहीं होता है। और ये जो पर्सनल टच है ना, मुझे लगता है ये चीज जीवन में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। हाँ। और सर्दियों के मौसम का क्यों होता है इंतजार, कैसे मनाएं दिवाली अकेले या परिवार के साथ। जी हाँ, और मन और तन की स्वच्छता का भी हम ध्यान रखें, इस विषय पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम भी ध्यान रखते हैं कि एक गाना सुन लिया जाए ऐसा ही, जो सखियों सहेलियों के बीच गाया जाता है। बिल्कुल। ये यादें फिल्म का गाना है। कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की आवाज है। एली रे एली, चाहे ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। एली रे एली, चाहे ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। मेरी अंगड़ाइयाँ, मेरी अंगड़ाइयाँ, मेरी
नासी सोनी हूँ मैं ना मैं इतनी हंसी हूँ कि देखो दर्पण तो लगता है ये मैं नहीं हूँ। ओए ओए कोई देखे मेरी ये अटके हेली रे हेली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। ये दिन है छोटे छोटे तो बड़ी लंबी लंबी रातें सावन से पहले होने लगी बरसातें किसी से होने लगी है सपनों में मुलाकातें हो जाओ मुझको सिखाओ ना तुम ऐसी वैसी बातें। तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली हेली रे हेली क्या है ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। ओ देखो कोई तस्वीर नहीं ये एक पैगाम है किसी ने दूर से भेजा तुम सबको सलाम है। बड़ी ही प्यारी सी सूरत बड़ा प्यारा प्यारा नाम है दिलों को मेल कराना अच्छे दोस्तों का काम है। तुम में से एक है दुल्हन वो नवेली। तुम में से एक है दुल्हन नवेली, लेकिन हम तीनों में से एक हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है। और मंदाकिनी वो जी। हैं राजश्री जी। और हमारे बहुत सारे श्रोता भी लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सखी सहेली में 3 देवियां मंदाकिनी जी, राष्ट्री जी, ममता जी एक साथ उपस्थित हो रही होना ही चाहिए क्योंकि दिवाली जो आ रही है। वैसे राष्ट्री जी दिवाली के दिन सेवानिवृत्त हो रही हैं। 5 वर्ष का आज दूसरा दिन है, 5 पर्व का आज दूसरा दिन है, मतलब दिवाली की छोटी दिवाली। तो सभी को मंगल कामनाएं दिवाली पर्व की। जी। अब राष्ट्री जी फिर चुपचाप बैठ गई हैं। अच्छा ममता, आप जब बात कर रही होती हैं और मैं बीच में बोलना शुरू कर दूं तो आपकी आवाज दब जाएगी ना। और ये मैं कतई नहीं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता समझ ही नहीं पाए कि ये आपस में इतनी बातें कर रही हैं, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, और वो बचपन का खेल अब छूट गया है ना ममता जी, जब हम बीच में एक दूसरे की बात काट कर अपनी बात कहना जरूरी समझते थे। ये बिल्कुल, कार्यक्रम में। बचपन की बहुत सारी बातें होती हैं जब सामने आ जाती हैं, जब हम नए दौर में जी रहे होते हैं। और कई बार ऐसा लम्हा आ जाता है कि जब हम यादों में गोते लगाने लगते हैं। जी। आज विषय भी तो ऐसा ही हम लोगों ने चुना है। हाँ। वो है ग्रीटिंग कार्ड वाला जमाना। तो जब भी हम ग्रीटिंग कार्ड की बातें करते हैं तो बचपन के जमाने में जरूर चले जाते हैं, जब अखबार की कतरने इकट्ठा करते थे, कागज के टुकड़े, रंगीन कागज इकट्ठे करके रखते थे और फिर उसकी ग्रीटिंग तैयार करते थे। कैसे करते थे? जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजश्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ, लेकिन उससे पहले एक श्रोता का संदेश मैं पढ़ देती हूँ कि भाई वाह वाह, आज हमारी सखी सहेली में 2 नहीं 3 सखियां आ रही हैं। एक सहेली तो शायद आज के बाद हमसे जुदा हो जाएं, बिल्कुल जुदा हो जाएंगी, पर याद रहे हम आपको याद रखेंगे। छोटी सी ये दुनिया कभी
दुनिया कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, है ना राजश्री जी? मिलती रहिएगा प्लीज, जरूर मिलती रहूंगी और ग्रीटिंग कार्ड्स आप सबको भेजती रहूंगी। ग्रीटिंग कार्ड की बात आपने शुरू की है ममता, आज का हमारा ये विषय भी है। भाई तो जब सुंदर सजावट के साथ दिवाली पर आपके नाम अगर ग्रीटिंग कार्ड आता था तो बस मन जो है वो खुशी से उछलने लगता था। ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के लिए पूरा बाजार हम छान मारते थे। हर ग्रीटिंग कार्ड में कोई ना कोई कमी नजर आती थी और पसंद करने के लिए कभी सहेली को साथ लेकर, कभी भाई बहनों को साथ लेकर हम जाते थे। किस अवसर के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदना है, इस मुद्दे पर घंटों विचार विमर्श करते थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अपने बेहद प्रियजन को अपने हाथ से ग्रीटिंग बनाकर भेजने की परंपरा थी और उसके लिए भी हम बहुत सारी तैयारियां करते थे। उस समय तो गूगल मास्टर थे नहीं, तो हमें अपनी ही किसी सखी सहेली से मदद लेनी पड़ती थी और या फिर कोई पत्रिका लेते थे या कोई अखबार लेते थे जिसमें से डिजाइन ढूंढते थे कि ग्रीटिंग कार्ड आखिर बनाए कैसे, उसका तरीका ढूंढते थे और फिर सारी चीजें इकट्ठी करते थे। इकट्ठी करने के लिए भी एक मुहिम चलती थी। अपने भाई से रिक्वेस्ट करते थे कि चलो जरा बाजार तक ले चलो और कहाँ ग्रीटिंग कार्ड के सामान मिलते हैं, खरीद कर ले आओ। तो बताइए मंदाकिनी जी, आप अपना अनुभव भी तो साझा कीजिए कुछ। हाँ, मैं भी वही बात कहूंगी कि आप अपना अनुभव साझा कर रही थी तो मैं आपको ध्यान से सुन रही थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक ग्रीटिंग कार्ड की बात है, मुझे भी अपना वो बचपन याद आ गया है जब मैं दुनिया भर के ग्रीटिंग कार्ड लेकर आती थी और घर में आकर डांट खाती थी कि इतने सारे ग्रीटिंग्स का मैं करूंगी क्या। और मैं कहती थी कि वे मैं अपनी सहेलियों को ग्रीटिंग्स दूंगी और कई बार तो मैं बाई हैंड वो ग्रीटिंग देने जाया करती थी अपनी सहेलियों के पास, उनके घर जाकर वो ग्रीटिंग दिया करती थी। एक तरह से यूं कह सकती हैं आप कि अपनी कल्पना और कलाकारी की उड़ान भरते हुए ग्रीटिंग कार्ड हम बनाए करते थे और बड़ा मजा आता था उन दिनों राष्ट्री जी कि जब अपने हाथ से बनाई कोई ग्रीटिंग अपनों के लिए हम लेकर जाते थे, उसमें वक्त के जज्बात होते थे, समय की बात होती थी और प्यार की उष्मा होती थी जो आज भी हमें ये गर्मी प्रदान करती है। बिल्कुल, तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड, रंग बिरंगे ग्रीटिंग्स कार्ड होते थे, पर वो सुकून, वो जज्बात, वो जिसे परवाह और समय बीत गया जिसे कहते हैं, और फिर आ गए मोबाइल हाथों में और अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड बनाने की जो शिद्दत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो फुर्सत, वो परवाह जिसे कहते हैं ना, वो खत्म हो गई और अब मोबाइल के जरिए यहाँ का माल वहां भेजा जाने लगा, यहाँ का संदेश वहां भेजा जाने लगा, यहाँ तक कि बिना पढ़े ही लोग संदेश एक दूसरे को भेज देते हैं। और इस फेर में कई बार ये भी होता है कि जो नाम छपा होता है किसी का, वो छपा हुआ नाम भी डिजिटल शुभकामना संदेश में आ जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई संदेश आया किसी और का और नाम उसका लिखा हुआ है, मैंने किसी और को भेज दिया तो नाम भी चला जाता है और सामने वाला औचक देखता रह जाता है कि आखिर ये संदेश किसके लिए है और किसका है। लेकिन ऐसे संदेशों को पढ़ के ममता जी जरा भी मजा नहीं आता है, चाहे वो दीपावली के ग्रीटिंग्स हो या किसी भी तीज त्योहार के ग्रीटिंग्स हो। अगर इस तरह के नाम साथ में आ जाते हैं तो मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौलिकता और प्यार की कमी महसूस होती है ना। और देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि आज हम क्या किसी को ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेज सकते? और आखिरी बार हमने कब ग्रीटिंग अपने हाथों से भेजा होगा राष्ट्री जी, ये आप बताइए, कब याद है आपको किसको भेजा था आपने? भाई, क्या इस बार की दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड आपने किसी को भेजा है या नहीं भेजा है? मैंने तो आपको भेजा है। बिल्कुल, वो जमाना बहुत अद्भुत जमाना था और बीच का एक रास्ता है वैसे ममता। फिजिकल ग्रीटिंग नहीं भेज सकते तो डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड खुद बनाकर भेजें। और तकनीक के इस दौर में भाई बहुत सारे ऐप हैं, उसके जरिए आप डिजिटल ग्रीटिंग भेज सकते हैं। वैसे ग्रीटिंग्स तो लोग दिवाली की एक दूसरे को भेज ही रहे हैं सच पूछो तो, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कार्ड बनाकर भेजने की बात है ना, शायद हम यही कह रहे हैं अपने श्रोताओं को कि वो आप प्रिंट निकाल सकते हैं और उस पे अपने हाथ से कुछ लिखकर भेज सकते हैं। और डिजिटल माध्यम है तो उसके जरिए अपने हाथों से तो बना सकते हैं, किसी और का बनाया हुआ आप किसी और को भेजें, ट्रांसफर करें। उससे अच्छा है कि जो बहुत सारे ऐप हैं, आपने उसका जिक्र भी किया, उसके जरिए तरह तरह के सुंदर सजावटी ग्रीटिंग तैयार कर सकते हैं। और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर शुभकामना संदेश तो भेज ही रहे हैं, तो वो भी हम सबके लिए एक तरह का ग्रीटिंग कार्ड है। और यहाँ तक कि हमारे श्रोता कई बार इमोजीज
डालते हैं, तो जैसे इस तरह उनके जज्बात का भी इजहार होता रहता जाता है, है। जो हाँ। विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें संदेश भेजा है, कुछ हम शामिल करते हैं। दीपावली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने की यादें बहुत ही सुहानी है। शादी से पहले जब हम पापा के साथ अपने पैतृक गांव दीपावली मनाने जाते थे, तब अपनी सहेलियों को ग्रीटिंग कार्ड भेजा करते थे। विवाह के पश्चात भी अपने मायके और अपनी फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी दीपावली से बहुत पहले ही शुरू हो जाती थी। मुझे तो हमेशा फ्लावर वाले गुलाब के ग्रीटिंग कार्ड पसंद थे, तो मैं एक ग्रीटिंग कार्ड अपने पास भी रख लेती थी। आज भी मेरे पास बहुत से खाली ग्रीटिंग कार्ड भी रखे हैं। फ्रेंड्स के, बहनों के परिवार के ग्रीटिंग कार्ड जो उन्होंने मुझे भेजे थे, मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। सर्विस में आने के बाद स्कूल के बच्चे भी बहुत से ग्रीटिंग कार्ड देते थे, अपने हाथों से बनाई हुई लिखकर, और वो संभाल कर रखे हुए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है ना, कि आपने अपने जो फ्रेंड्स के जज्बात हैं उन्हें संभाल कर रखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड, बाबा रे, घर से जितने भी जेब खर्च मिलते थे, हर बार वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदने में ही खर्च हो जाते थे। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, साल भर कुछ न कुछ लगा ही रहता था, और इस वजह से घर में डांट भी पड़ती थी। भाई, इनका हाल तो मेरे जैसा ही है। और मुझे भी ढेर सारे कार्ड्स मिले थे, और मैंने उन्हें अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, और बीच बीच में उन्हें निकाल कर देखती भी रहती हूँ। देखती रहिए और साथ में गाना भी सुनती रहिए। सुनवाते हैं श्रोताओं को ये गाना, और ग्रीटिंग कार्ड की कुछ और बातें भी करेंगे। हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। बिल्कुल। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे, मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो।
जी, तो हमारे श्रोता और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। बहुत कुछ लिख रहे हैं। पहले वो जो ग्रीटिंग कार्ड वाला एक मैसेज है उसे हम शामिल कर लेना मंदाकिनी। बिल्कुल। देखिए कुछ श्रोता ग्रीटिंग कार्ड के बारे में लिख भी रहे हैं और मुझे जो एक बात याद आ रही है, ग्रीटिंग कार्ड बनाने का एक तरीका होता था, याद है आपको, कि 2 कागज होते थे और उसको इस तरह से बनाते थे कि वो जब बंद है तो सिर्फ वो 2 पन्ने दिखते थे, लेकिन उसको जब खोलते थे तो एक बड़ा सा फूल जैसा खिल जाता था, कभी गुलाब का फूल या कमल का फूल या फिर कुछ और, या कई बार उसमें आई लव यू लिखा होता था। तो आपस में जो सहेलियां होती थी, सहेलियां और सहेला मतलब सखी और सखा, सब एक दूसरे को भेजा करते थे, यहाँ तक कि भाई बहनों को ग्रीटिंग भेजे जाते थे। और इसी तरह की लगभग बातें हमारे श्रोता भी कह रहे हैं। जी, तो राष्ट्रीय जी आप पढ़ना चाह रही थी ना वो? हाँ, एक संदेश है। आपने लिखा है कि अभी जब हम लोग सफाई कर रहे थे तो 35 साल पुराना दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड मिला जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र बना हुआ था। कितना अपनापन और आत्मीयता थी लोगों में, जो उस कार्ड को देखकर याद आ गई। हाँ, ये बात तो सच है। हम कभी कभार जब अपनी किताबों को या पुराने कागजों को टटोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक प्यारा सा छोटा सा ग्रीटिंग मिल ही जाता है, जो हमारी सखी ने हमें भेजा था, हमारे चाहने वालों ने, हमारे परिचितों ने या रिश्तेदारों ने हमें भेजा होगा, और उसे देखकर बरसों पुरानी याद है वो ताजा हो जाती है। एक देखो संदेश और भी आया हुआ है ये दिवाली पर ग्रीटिंग पर। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि दीपावली पर ग्रीटिंग कार्ड और तोहफे भेजने की याद। भाई ये तो बहुत पहले की बात है, जिसमें स्वयं ही की रचना धर्मिता का अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ करते थे, किंतु ये सामाजिक सरोकार समय के चलते अवरुद्ध हो गया है। फिर फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने रचनात्मक कृति को प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं हम। इसके लिए हमें सुरीली धड़कन को बहुत ही धन्यवाद देना है। देखिए मंदाकिनी जी, राष्ट्रीय जी, ये जो रचना धर्मिता की बात कही, तो याद कीजिए कि इसी बहाने, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के बहाने, कुछ कविता की पंक्तियां भी लिखी जाती थी ना, और बहुत सारे लोगों का परिष्कार होता था बाकायदा कि अब दिवाली पर ग्रीटिंग बनानी है, कुछ कविता तो लिखनी पड़ेगी। तो पता चला 4 लाइन की कविता की बजाय 10-10, 15-15 लाइन की कविता बन जाती थी। हाँ। तो हम लोग उसका उपयोग 4 लाइन इधर कर लेते थे और बाकी की लाइनें बचा के रख लेते थे अगले किसी त्योहार के लिए, कि उसमें शब्द बदल के, ये भी हुआ करता था। ये हम सबके साथ और देखा जाए तो ऐसा लिखते लिखते हम कभी कभी कवि और कवित्री बन भी गई। कभी तो किसी गीतकार ने लिखा है, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। क्या बात। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे पास आज भी बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड रखे हुए हैं, कुछ तो खराब भी हो गए हैं, लेकिन इस बार दिवाली की सफाई में मैंने उसे फिर से साफ सुथरा करके फिर से रख दिया है। अरे वाह। बहुत ही खास ग्रीटिंग कार्ड होगा जो आप ऐसा लिख रही हैं कि आपने उसे साफ करके फिर से रख दिया है। और देखिए ना, ये ग्रीटिंग कार्ड की बातें चल रही हैं, लेकिन कई बार कुछ दस्तावेज, कुछ कागजात, कुछ ऐसी बातें हमें परेशानी में भी डाल देती हैं। कई बार कुछ ऐसे दस्तावेज मिल जाते हैं जिसे पढ़कर हम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी होता था। अब ये जो सप्ताह है, ये सतर्कता सप्ताह चल रहा, जागरूकता और सतर्कता सप्ताह। तो ऐसे में इस मुद्दे पर जागरूक करना सखियों और सखाओं को हमारा फर्ज बनता है। तो कई बार हमें लगता है कि अगर हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। हाँ जी, देखिए, अगर बात हम कर रहे हैं सतर्कता की, जागरूकता की, तो ममता जी, ये जागरूकता और ये सतर्कता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात करते हैं ग्रीटिंग कार्ड की, हम जब इन्हें भेजते थे तब भी हमें सतर्क रहकर भेजना होता था, और आज जब हम डिजिटल रूप से भेज रहे हैं तभी हमें उस सतर्कता को ध्यान में रखना है कि हम किसे वो भेज रहे हैं, मैसेज क्या भेज रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह की बातें आज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो मनाया जा रहा है, ये दरअसल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक पहल है, और ये एक जागरूकता निर्माण और आउटरीच उपाय है जिसका उद्देश्य है सभी को जागरूक बनाना और भ्रष्टाचार से संयुक्त रूप से अवेयर करना, सजग बनाना। और इस सप्ताह का मकसद भी है सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। बिल्कुल। और विजिलेंस कमीशन की कोशिश ये है कि इस मुहिम में सभी नागरिक सक्रिय रूप से सहयोग दें और भागीदारी करें ताकि ईमानदारी को बढ़ावा मिले और भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। सरदार पटेल ने भारत
भारत की अखंडता के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा कि उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और देखिए, सरकारी पदों पर या सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्र हित में काम करें, ना कि अपने हित में। वो अपने पद का उपयोग स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कभी ना करें। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो इसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यही है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का खास मकसद। तो अगर आप मान लीजिए कि आपसे कोई रिश्वत मांगता है या कोई गलत काम की ओर प्रेरित करता है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आप खुद तो उसमें शामिल मत होइए, साथ ही साथ दूसरों को भी शामिल मत होने दीजिए। तभी सही मायने में इस सप्ताह का मतलब होगा। आप साथ उसकी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस जो इसका शिकार हो रहा है इस मुसीबत का, उसे मुसीबत से बचा भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, बात है कि सरकारी तंत्र में काम करते हो या गैर सरकारी तंत्र में, रिश्वत अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराध है। तो रिश्वत ना लें और ना दें, तो भ्रष्टाचार को बहुत हद लेकिन तक हम ये रोक सकते शुरुआत हैं। अपने खुद से करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल। वैसी है जैसे दहेज प्रथा के बारे में सब लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा उन्मूलन ठीक है, दहेज मतलब देना नहीं लेना अपराध चाहिए, है। हाँ। लेकिन खुद जब बारी आती है तो नहीं करते हैं ऐसी बिल्कुल बात। बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरह लगातार ई गवर्नेंस को अपनाया जा रहा है, सरकारी कामकाज इंटरनेट के जरिए किए जा रहे हैं, इससे पूरा सिस्टम सुधर रहा है। और ये जो ऑटोमेशन हो रहा है, इससे भी भ्रष्टाचार में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कॉल करने के बाद अपनी क्षेत्रीय भाषा आप चुनें और ऑपरेटर से बात करें। ऑपरेटर आपसे जरूरी जानकारी मांगेगा, जिसे देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और अपने राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो की वेबसाइट पर भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। जी, तो ये बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं और ध्यान रखेंगे, और वो भी सजग हैं, वो भी लगातार टिप्पणियां भी लिख रहे हैं, उन तक पहुंचाएंगे उनकी बातें। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। जी। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और आज 3 सखियों की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और हमारी बहुत सारी सखियां इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। और ये जो मौसम है ना, अक्टूबर का महीना होता है, जब अक्टूबर का महीना आता है तो एक लगता है कि रोमानी सा मौसम आ रहा है, झूमता मौसम, मस्त महीना। ऐसा ही लगता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार तो ऐसे लग रहा है कि ये जून या जुलाई की गर्मी पड़ रही है, चिपचिपी गर्मी, चारों तरफ लोग एसी चला के बैठे हैं और फैन चला के बैठे हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि गुनगुनी धूप होने वाली है। जो गुनगुनी धूप में बैठ के हम सर्दी का, कड़क सर्दी का इंतजार करते हैं, कड़ाकेदार सर्दी का, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सखियों से अब ये जानना चाहते हैं कि हमें सर्दियों के मौसम का इंतजार क्यों रहता है। हाँ, तो हमारी सखियां बताएंगी, फटाफट लिखेंगे अपने मैसेज कि उन्हें सर्दियों का मौसम अच्छा क्यों लगता है, गर्मियों का क्यों कम लगता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है ममता जी कि सर्दियों की गुनगुनी धूप तो सभी को अच्छी लगती है और मन खुश रहता है, मन तरोताजा रहता है। आप गर्मियों की चिपचिपाहट से छुटकारा पा लेते हैं और आपको घूमने जाने का जो शौक होता है वो सर्दियों के मौसम में कुछ खास तरीके से हो जाता है ना। और जब मौसम ऐसा रहता है तो बिल्कुल मन बहुत खुशगवार होता है। भाई, जब
जब आप पसीने में तर नहीं होते हैं, अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है, हल्का सा स्वेटर पहना होता है, और जैसा अभी मंदाकिनी ने कहा कि गुनगुनी धूप होती है, हम धूप में बैठे होते हैं, वो तिल पट्टी और पता नहीं क्या क्या जो चीजें, खाते गाजर हैं। का हलवा बनाते वाह। हैं और पता नहीं क्या क्या ना, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। जाड़े के मौसम में हम मिलती देखते हैं। और भाई और अक्टूबर छत के, पर बैठकर मूंगफली जो कुतरते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तिल पट्टी, मूंगफली की पट्टी, और लोगों के घर भाई एसी या फैन जो बंद हो जाता है, मुझे लगता है इससे पर्यावरण पे भी बहुत राहत होती होगी। और इससे पहले तो ऐसा अक्टूबर हम लोगों ने कभी नहीं देखा जो इतनी ज्यादा अभी भी जो हम महसूस कर रहे हैं। दरअसल हमें लगता है कि जो ये इस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है इस महीने में, मतलब इस बरस, वैसे तो अमूमन हर साल ऐसा होता है कि अक्टूबर से सर्दी नहीं होती, लेकिन सर्दी की हल्की- आहट सी, हल्की ठंडक दस्तक सी सी, होती है। हाँ। लेकिन हमें लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, और दुनिया भर में तरह तरह के उद्योग जो लग रहे हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है ममता जी और राजश्री जी कि हम पर्यावरण के साथ जो उसका दोहन कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। प्रकृति के साथ हमें रहना चाहिए, है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रकृति को ही कुचल रहे हैं, और ऐसा करने से जो मौसम है वो बिगड़ेगा ही। जाहिर है कि जब सर्दी आनी चाहिए तो गर्मी चल रही है, जब बरसात आनी चाहिए तो वहां पर कुछ और मौसम आ जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश होती है या तो बारिश होती ही नहीं है। अब जैसे इसी बरस जब मुंबई में बारिश होनी चाहिए थी, मानसून का आगमन हो चुका था, सारे देश भर में बारिश हो रही थी, मुंबई में बारिश ही नहीं हो रही लेकिन थी। ममता, बारिश यहाँ बहुत लंबी चली, जब बारिश खत्म हो जानी चाहिए बिल्कुल थी तब वही। भी बारिश होती रही है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी जब बात। जरूरत है तब उस मौसम में वो काम नहीं होता है। अब तो धरती का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा बढ़ है। गया है। हालात ऐसे हैं कि अब ऐसी उम्मीद की कोई किरण ही नहीं नजर आ रही है कि कुछ हालात अच्छे हो सकेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बरस सर्दी पड़ेगी? देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, सर्दी पड़ेगी कहते हैं ना मंदाकिनी की, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर उस साल देखा गया है कि ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बरस सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। लेकिन हम सब बुलाते हैं सर्दी को, भाई कहर वाली सर्दी ना हो। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी हर पहाड़ों पर जब बर्फ गिरती है तो हम सब यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि बड़ा अच्छा मौसम होगा। हम जब घूमने जाते हैं तो लगता है कि अरे कितना बर्फ हाथ में ले लेते हैं, मुंह में खाते हैं, और जब बर्फ की बारिश होती है तो आंखें चौड़ी करके ऊपर आसमान की ओर देखते हैं कि बर्फ की जो झींसियां होती है, छोटे छोटे कण बरसात जो आंखों में होती चले है, जाएं। हाँ। लेकिन जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। हाँ, सबसे बड़ी वो बात- आदि होते हैं। हाँ। वैसे मंदाकिनी वहां से है, उत्तराखंड से, उसे पता होगा कि जो जहाँ के वासी होते हैं ना ममता, अब बाहर से जो लोग आते हैं बाहर से मुंबई, उनको बहुत मुंबई चिपचिपा और गर्मी और ये वो लगता है। लेकिन मुंबई के लोगों को शायद उतना नहीं लगता लगता। होगा। और दूसरी बात, मैं राजस्थान में भी रही हूँ तो मुझे लगता है कि राजस्थान की गर्मी भी भीषण गर्मी होती है। वहां जब लू चलती है तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग गड़बड़ा जाता है, लेकिन जो वहां रहता है उसे उस लू में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारी सी कविता हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है। सर्दी का मौसम आया, चारों ओर कोहरा है छाया, रजाई कंबल ओढ़ने के दिन आए, बर्फीली हवाओं संग लाए, सबने पहने ढेर सारे कपड़े, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी के हाथ पैर कांपने लगे। कुछ लोग शिमला कश्मीर की सैर करने लगे। सर्दियों में सबकी नाक लाल, हालत सबके हो गए बेहाल। लोग जिस सूरज का करते गर्मी में तिरस्कार, आज उसी सूरज का करते सर्दी में इंतजार। धूप सभी सेकने लगे, हर ओर अलाव जलने लगे। सर्दी में सभी लेते मजा गर्म चाय का, क्योंकि जवाब नहीं इसके जायके का। क्या बात है भाई, अभी चाय की याद मत दिलाइए राजश्री जी, क्योंकि अभी मंदाकिनी जी ये कहने लगेंगी कि चलो हम चाय पीते हैं। लेकिन याद दिला दे, पता है कि वो 4 से पहले तो यहाँ से हिल नहीं सकती हैं। बिल्कुल। तो 4 बजे का ही चाय का वादा रहा। लेकिन फिलहाल एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों के मौसम का इंतजार इसलिए रहता है कि गर्मी से छुटकारा मिले, वहीं इस ऋतु में शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिलती है। ताजा हरी सब्जियों के साथ विविध फलों का आगमन हो जाता है, उसे देखकर हमारी भूख भी खुल बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बात सही गानों भी है। की तलब भी तो बढ़ जाती है। बिल्कुल, सुनाए ना आप। हाँ। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम
भाई ये बात तो सच है कि आज हमें क्या हो गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। तीनों सखियां बैठी हैं, बहुत खुशी भी हो रही है और एक अजीब सा मन भी हो रहा है। ममता जी, हमारी श्रोता भी लिख रही हैं कि मैं कई दिनों से ये बात कहना चाह रही थी कि राष्ट्रीय जी, आज मैं कहती हूँ अपने मन की बात कि आपके नाम का अर्थ तो है राजलक्ष्मी, पर सच कहूँ तो आपकी आवाज भी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। और लिखती हैं कि मैं आपकी आवाज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, क्या सबसे बात प्रिय है। इनको बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जी की आवाज लगती है। और लिखते हैं एक श्रोता कि राष्ट्रीय जी, आपने तो आज दुखी कर दिया, हमें तो आपकी आवाज और बोलने की शैली बहुत अच्छी लगती है। आपकी आयु सेवानिवृत्ति वाली तो नहीं लगती। आपके आगे जीवन के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं आपको ही देते हैं। बहुत राष्ट्रीय बहुत जी। शुक्रिया मैं अपने इन श्रोताओं को दे दूं इतने प्यारे प्यारे और भावुक करने वाले संदेश हमें भेजने के लिए। हम अभी और आगे कहाँ जा रहे थे ममता? एक संदेश और आया है इसी तरह से। लिखा है कि वाह वाह, आज हमारी सखी सहेली में तो 2-3 सखियां आ रही हैं। एक सहेली तो शायद आज के बाद हमसे जुदा हो जाए, पर याद रहे हम आपको याद रखेंगे। छोटी सी ये दुनिया, कभी तो मिलोगी, कहीं तो मिलोगी। कहीं तो मिलोगी। अरे वाह। बिल्कुल और बिल्कुल। वैसे हम इन्हें जाने नहीं देंगे, मतलब ये जाएंगी सरकारी तौर पर, लेकिन हाँ, हम हमारे दिलों से थोड़ी हमारे दिलों से जाएंगी। नहीं जाएंगी और हमसे मिलने के लिए तो आती जाती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। और त्योहार भी हमारे साथ मिलकर मनाएंगी वो। हाँ बिल्कुल सही है ना? बात है। अकेले त्योहार मनाने का मजा थोड़ी होता है। बिल्कुल क्योंकि जब अकेले त्योहार मनाते हैं तो कहीं धीरे से चुपके से उदासी दस्तक दे देती हाँ। है और मन उदास हो जाता है। मन जब उदास होता है तो हम निशब्द होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ममता जी और राष्ट्रीय जी, परिवार के साथ मिलकर कोई भी त्योहार मनाया जाए, परिवार के साथ मिलकर खाना खाया जाए, बाजार जाया जाए, शॉपिंग की जाए और भी बहुत कुछ जब परिवार के साथ मिलकर हम करते हैं तो उसका मजा दोगुना हो जाता है। और जब बात त्योहार की आती है और दीपावली जैसे त्योहार की बात, तो फिर तो परिवार के साथ ही आनंद आता है। बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी भी आई है। लिखा है कि उत्सव का अर्थ है खुशी। उत्सव संपूर्ण खुशी की अभिव्यक्ति है। जो जाहिर सी बात है, त्योहार कोई भी हो, बिना परिवार के ये उत्सव और त्योहार फीके लगने लगेंगे। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जब पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा होता है। साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। मेरे घर में सभी पारंपरिक उत्सव मनाते हैं। अपने परिवार के साथ हम दीपावली को पारंपरिक रूप से मनाते हैं। दीपक जलाते हैं क्योंकि रोशनी ज्ञान का रूपक है और परंपरा और धार्मिक आयोजन महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई परिवार के साथ ही त्योहारों का मजा रहता है। ये तो सच है। मेरी दोनों बेटियों का घर पास ही है। बेटियों के बच्चे दिन भर आते रहते हैं, इसलिए साल भर हमारी दिवाली रहती है। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। बच्चों से ही त्योहार होते हैं। अगर घर में बच्चों की खिलखिलाहट है तो यकीनन त्योहार न होते हुए भी त्योहार बन जाता है ना? तो अब क्या इरादा है हम सखियों का? इरादा है एक टिप्पणी पढ़ने का। एक श्रोता ने लिखा है कि आप सब सखियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्द मौसम खाने और पचाने का मौसम होता है। दीपावली परिवार के साथ और वो भी संयुक्त परिवार के साथ तो मजा कुछ और ही हो जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की स्वच्छता अच्छे आचार व्यवहार और विचार और तन के नहाने और अच्छे कर्म से होती है। वाह। तो इन्होंने लगे हाथों ये बात भी कह दी कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना मायना रखती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों राष्ट्रीय जी? बिल्कुल, स्वच्छता का ध्यान तो रखना ही है। और अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो आसपास गंदगी होगी मंदाकिनी, और मच्छर बढ़ जाते हैं और मच्छर से कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपने आसपास सफाई बिल्कुल रखने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ेगा ही मंदाकिनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिवाली कैसे मनाएंगे, अकेले या परिवार के साथ? हम दोनों तो अकेले ही मनाएंगे क्योंकि हमारे दोनों बेटे सपरिवार हिमाचल प्रदेश की घाटी के लिए सुबह ही निकल गए हैं, जो भारत तिब्बत सीमा रोड पर बसा आखिरी गांव है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं इनसे कहूंगी कि हम तीनों को अपनी बेटियां समझ लें और हमारे साथ दिवाली मनाएं। बिल्कुल सही बात है। और ये तो जब सखी सहेली प्रोग्राम जब श्रोता सुन रहे होते हैं तो बाकायदा अपने परिवार का सदस्य ही तो मानते हैं। और श्रोता भी तो हमें अपने परिवार के सदस्य नजर आते हैं, तभी तो हम। लेकिन थोड़ा यकीन दिलाना भी पड़ता है ना। कभी कभी उन्होंने लिखा कि हम अकेले रह जाएंगे तो कहीं उदास होंगे कि उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं। हो सकता है बहुत जरूरी कारण हो उनके जाने का। तो हम उन्हें और विश्वास दिला रहे हैं कि हम उनके साथ हैं इस दीपावली के त्योहार में। वो हमें याद करें और हमें महसूस करें, है ना? बिल्कुल। एक गीत भी सुन ले। हाँ। जाइए आप कहाँ जा
ममता जी, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि राजश्री जी, आपके अनुभव और ज्ञान ने न केवल काम को आसान बनाया बल्कि हम सबके जीवन को भी समृद्ध किया। आपकी मेहनत और लगन से हम सभी प्रेरित हैं। आपका आशीर्वाद हम सभी के साथ बना रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम अपना भी सूर्य से में मिला लेते हैं और राशि जी से यही बात कहते हैं कि आपके ज्ञान ने हमें बहुत समृद्ध किया। बिल्कुल बिल्कुल किया, आपके साथ ने हमें बहुत समृद्ध किया। आपकी बातों ने, आपकी हंसी ने, आपकी खुशी ने, सभी ने हमें बहुत समृद्ध किया। और अब वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुरा रही नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, भावुक हो जाऊंगी और कहीं मेरी बात से शब्द मेरी कहीं अटक भावनाएं- ना जाएं। हम तीनों सखियां बहुत भावुक हो गई हैं। हमारे श्रोता भी बहुत भावुक हैं और इस भावुकता में कहीं मैं भी न रो पड़ूं, मुझे लगता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, मैं पढ़ देना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट का ये पल है खास, राष्ट्र जी के लिए। रिटायरमेंट का ये पल है खास, आगे है आपके सपनों का आकाश। बीते पल रहेंगे हमेशा आपके पास, नए सफर में मिले आपको उल्लास। आपको आने वाली नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई राजश्री जी, और आप हम श्रोताओं को कभी नहीं भूलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या बात है। मैं अपने श्रोताओं का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ ममता। ऐसे सारे संदेश मुझे आज उन सबको पता तो है ही कि मेरा आखिरी कार्यक्रम है ये। खैर, और ये जिंदगी का एक ऐसा मौका आता है जब हमारे लिए ये सोचने का मौका होता है कि अब हम आगे हमें नए तरीके से क्या करना है। और ये भी मन में एहसास होता होगा, खास तौर से राष्ट्री जी को हो रहा होगा, वो खुद बताएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो काम हमने पहले नहीं किया है, लगता है कि अब हम उन्हें अच्छे से वक्त के साथ दे पाएंगे, वक्त ज्यादा दे पाएंगे उन कामों को करने के लिए। हाँ, तो राष्ट्री जी बताएंगी वो क्या सोच रही है? मैं कुछ भी खास नहीं सोच रही मंदाकिनी। जब जैसे जीवन आगे और बढ़ेगा तो बस उसी धारा में बहती जाऊंगी। और कुछ खास, कुछ ज्यादा नहीं सोचा है। मुझे अपना काम बहुत पसंद था, पढ़ने लिखने का शौक था, है बस बिल्कुल। और विविध भारती से जुड़ी रहूंगी, सुनती रहूंगी आप लोगों को। बिल्कुल, आपकी किताब एक श्रोता की तरह है। आपकी किताब मेरे पास है, मैं उसे पढ़ूंगी और अपने विचार आपके लिए प्रकट करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं ममता जी कहना चाहूंगी कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, उनके जीवन में ये अवसर जो है अंत में आता ही है कि जब उन्हें सेवानिवृत्त होना होता है तो उदासियां नहीं पालें, बल्कि आगे की जो जिंदगी है उसे खुशी के साथ चलती रहती है ना। तो ममता जी हाथ क्यों मल रही है? आज देखिए, हम लगातार स्वच्छता की बातें कर रहे हैं ना, और हमें ये लग रहा है कि हम लगातार रोज कह रहे हैं कि कभी हम सड़कों की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट, और कभी सार्वजनिक जगह, कभी घर की स्वच्छता की बात कर रहे हम हैं। मानसिक स्वच्छता की बात भी करते रहे हैं। और आज मन और तन की स्वच्छता की बात क्यों ना कर ले, क्योंकि जब हमारा मन स्वच्छ होता है तभी हम तन को स्वच्छ रख पाते हैं, और जब तन स्वच्छ रहता है तो स्वस्थ भी रह पाता है। मन में हमारे भीतर विचारों का ऐसा झोंका आता है, ऐसी लहरें उठती हैं कि हम कुछ भी कोशिश कर लें, मन को पूरी तरह से खंगाल नहीं पाते हैं, पूरी तरह से धो नहीं पाते हैं। तो ये धोने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये आज इस पर थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है। जी, वैसे तो राष्ट्रीय जी, हमारे कई श्रोता नाराज भी हो जाते हैं कि क्या हम रोज इस स्वच्छता पर बात करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो विषय है ये एवरग्रीन विषय है, और इसे वो ये न माने कि हमारे पास विषयों का अभाव होता है ना। बिल्कुल, और हमारे पास विषयों का अभाव बिल्कुल नहीं है। और साफ सफाई की बात तो जैसा अभी आपने कहा कि बहुत जरूरी है, और मन की सफाई की बात की ममता ने, तो भाई उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ें। अध्यात्म से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बच्चे भी अगर ध्यान करें, थोड़ा बड़े लोगों के साथ आदत लगे ये, तो उससे मन की सफाई वैसी ही होगी। उसको आप साबुन से नहीं धो सकते। बिल्कुल, ये एक निरंतर लगातार एक प्रयास है जिसको आपको अपने जीवन में धारण कर लेना है। और उससे आपको जो बाहरी जो भी मुसीबतें, जो बाहर चीजें होती हैं, जो आपका मन जिससे आहत होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, उससे आप बच पाएंगे, या आपको वो बातें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। और जब खुद आपका अपना मन साफ रहेगा, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आप अपने आसपास भी लोगों को खुश, स्वस्थ या वैसे रख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप राष्ट्री जी। जब मन को एक तरीका और होता है, हमें लगता है खुश करने का, कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है या फिर हम जब अवसाद में दुखी होते हैं, अवसाद में जाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सामने कहीं दूर हम देखते हैं आसपास कि उनके पास कितने सारे दुख हैं और वो उन दुखों में जी रहे हैं, तो हमारा दुख तो बहुत कम है।
जी, वो किसी गीतकार ने कहा है ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। और अब घड़ी की ओर देखिए, अब अगर राष्ट्रीय जी कुछ कहना चाहती हैं तो उनके लिए इजाजत है। मंदाकिनी जी, आपके लिए बिल्कुल नहीं, मेरे लिए भी नहीं। नहीं, बस मैं अपने तमाम श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। तो अब ये गाना राष्ट्रीय जी के नाम रहा। जी बिल्कुल। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी जी, हम भी यही कहना चाहते हैं राजश्री जी से। लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आवाज और बोलने की विशेष अंदाज से अपनी खास पहचान बनाने वाली बहना राष्ट्रीय जी को राष्ट्रीय के साथ आवाज़ भी हम कह सकते हैं। क्या बात है। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब कैसे आभार व्यक्त करूं अपने श्रोताओं का, लेकिन आप सबका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं आप दोनों को भी। जी राष्ट्रीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच अब इस सखी सहेली के मंच से ही हम माइक पर ऐलान भी कर रहे हैं कि हम जब भी सखी सहेली के मंच पर आएंगे तो आपको जरूर मिस करेंगे। बिल्कुल। और हम जब आपस में बात करेंगे, मैं और ममता जी, तो राष्ट्रीय जी का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल। अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या आप दोनों यकीन जाने मैं भी मिस करूंगी। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। और अब लेते हैं श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह, राजश्री त्रिवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।